कहानी की शुरुआत एक छोटे पैसेंजर प्लेन से होती है जो अमेरिका की तरफ जा रहा होता है। सफर के दौरान एक यात्री एयर होस्टेस से पूछता है, हमने अचानक अपना रूट क्यों बदल लिया? एयर होस्टेस बताती है कि असली रास्ते पर मौसम बहुत खराब हो गया था, इसलिए पायलट ने फैसला किया कि प्लेन अब अमेजन के घने जंगलों के ऊपर से जाएगा। प्लेन में सिर्फ 8 यात्री थे, इसलिए शुरुआत में किसी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। तभी पायलट नोटिस करता है कि अचानक जीपीएस सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। कंट्रोल पैनल भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो सिस्टम भी पूरी तरह बंद हो चुका होता है। पायलट को पहले ही किसी बड़े हादसे का एहसास होने लगा था। जैसे तैसे वो प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच वो अपना मोबाइल निकालकर एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो में वो कहता है कि इस फ्लाइट में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है और मुझे शुरू से ही लग रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। अगले ही पल प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। सामने घना जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आखिरी कोशिश में पायलट प्लेन को पेड़ों की शाखाओं से टकराते हुए नीचे लाने की कोशिश करता है ताकि हादसे का असर थोड़ा कम हो सके। कई किलोमीटर तक घिसटने के बाद आखिरकार प्लेन रुक जाता है। हैरानी की बात यह थी कि एयर होस्टेस को छोड़कर बाकी सभी यात्री जिंदा बच जाते हैं। उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बाकी सभी लोग बुरी तरह डरे हुए थे, लेकिन पहले वो एक दूसरे को चेक करते हैं कि किसी को गंभीर चोट तो नहीं आई। इसके बाद सभी लोग भागकर कॉकपिट में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पेड़ की एक मोटी शाखा पायलट के सीने को चीरते हुए आर पार निकल चुकी थी, फिर भी वो किसी तरह जिंदा था। यात्री सावधानी से सीटें हटाते हैं ताकि पायलट ठीक से सांस ले सके। तभी अचानक बाहर आग लगने की आवाज आती है। सभी लोग तुरंत प्लेन से बाहर भागते हैं और मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पूरा प्लेन जल जाता तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। कुछ देर बाद हालात थोड़े शांत होते हैं। सभी 8 यात्री एक साथ बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। उन्हें पता चलता है कि वो अमेजन के बेहद घने जंगलों के बीच फंस चुके हैं। किसी भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बिना सैटेलाइट फोन के बाहर की दुनिया से संपर्क करना नामुमकिन था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि किसी को ये भी नहीं पता था कि उनका प्लेन यहाँ क्रैश हुआ है, यानी रेस्क्यू टीम भी उन्हें इस जगह पर ढूंढने नहीं आएगी। चारों तरफ सैकड़ों मील तक फैला जंगल था, जहाँ से पैदल निकलना लगभग असंभव था। तभी एक यात्री जिसका नाम जैक था सबको सुझाव देता है कि पहले सभी एक दूसरे का परिचय दें। उसका कहना था कि अगर सबको एक दूसरे के बारे में पता होगा तो सही फैसले लेना आसान होगा। सबसे पहले जैक अपना परिचय देता है। वो बताता है कि वो एक इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर है जिसका काम बीमा कंपनियों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पकड़ना है। वो एक केस खत्म करके वापस अमेरिका लौट रहा था। इसके बाद डॉग केविन अपना परिचय देते हैं। वो बताते हैं कि कई साल डॉक्टर रहने के बाद उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया और उसी काम से वापस अमेरिका जा रहे थे। पायलट की हालत देखकर डॉग केविन समझ जाते हैं कि उसकी वोकल कॉर्ड बुरी तरह खराब हो चुकी है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। लेकिन वही इकलौता इंसान था जिसे इस इलाके की जानकारी थी, इसलिए उसे हर हाल में जिंदा रखना जरूरी था। इसके बाद क्रिस्टी अपना परिचय देती है। वो बताती है कि उसे दुनिया घूमने का शौक है और वो अपने ट्रैवल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती है, लेकिन जब उससे उसके अतीत के बारे में पूछा जाता है तो वो कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर कार्लोस अपना परिचय देता है। वो मेक्सिको का एक प्रोफेशनल रेसलर था और अमेरिका एक बड़ी रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहा था। इसके बाद एक नया शादीशुदा कपल डैनी और एमी बताते हैं कि वो अपनी हनीमून ट्रिप के लिए अमेरिका जा रहे थे। आखिर में डेविड और लीजा अपना परिचय देते हैं। दोनों अमेरिका के एक छोटे शहर में होटल चलाते हैं, लेकिन इस सफर की वजह ये थी कि डेविड को दिल का ऑपरेशन करवाना था। अब सभी लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके थे। उनके साथ घायल पायलट भी था जो बोल नहीं सकता था। ऐसे में जैक सबको सलाह देता है कि प्लेन में बचा हुआ सारा खाना और पानी एक जगह इकट्ठा करके बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि पता चल सके कि वो कितने दिन तक चल सकता है। जब सब मिलकर सामान गिनते हैं तो पता चलता है कि राशन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 दिन का है। जैक ये भी कहता है कि अगर रात में बारिश या तेज तूफान आया तो उन्हें प्लेन के अंदर ही शरण लेनी पड़ेगी, इसलिए एयर होस्टेस की बॉडी को बाहर ले जाना होगा ताकि अंदर थोड़ी जगह बन सके। सभी लोग मिलकर ये काम भी कर देते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो इस घने जंगल से बाहर निकलेंगे कैसे। इसके बाद जैक और बाकी लोग घायल पायलट के पास जाते हैं। वो उससे पूछना चाहते थे कि क्या प्लेन में कोई सैटेलाइट फोन है जिससे मदद मांगी जा सके। साथ ही वो ये भी जानना चाहते थे कि आखिर मौसम खराब न होने के बावजूद प्लेन ने अचानक रास्ता क्यों बदला और फिर क्रैश कैसे हो गया। पायलट बार बार कुछ बोलने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज जानता हो, लेकिन अपनी हालत की वजह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। जैक केविन से पायलट का इलाज करने के लिए कहता है, लेकिन केविन साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उसे बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जबकि जंगल में न मेडिकल उपकरण है और न ही जरूरी दवाइयां। अगर अभी ऑपरेशन किया गया तो पायलट की जान भी जा सकती है। इसलिए सब लोग फैसला करते हैं कि फिलहाल उसके अपने आप ठीक होने का इंतजार किया जाए। इस बीच लीजा थोड़ा थोड़ा खाना सब में बांट देती है। खाना खाने के बाद सबके अंदर थोड़ी उम्मीद लौटती है।
है। तभी क्रिस्टी पास के एक ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करके कहती है कि अगर वो वहां तक पहुंच जाए तो शायद मोबाइल में नेटवर्क मिल जाए। सबको उसकी बात सही लगती है, लेकिन रात हो चुकी थी, इसलिए तय होता है कि सुबह पहाड़ पर चढ़ेंगे। उधर पायलट की हालत अचानक फिर बिगड़ने लगती है। अब केविन समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो पायलट रात नहीं निकाल पाएगा। आखिरकार वो बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और कहते हैं अब जो होगा ऊपर वाले की मर्जी होगी। सब लोग प्लेन से जो भी काम आने वाला सामान मिलता है वो ले आते हैं। एक किचन नाइफ, शराब और कुछ छोटी मोटी चीजों की मदद से केविन बिना बेहोशी की दवा दिए ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। दर्द से पायलट बुरी तरह तड़पता है, लेकिन किस्मत से ऑपरेशन उम्मीद से ज्यादा सफल हो जाता है। केविन कहते हैं कि अगर रात आराम से निकल गई तो सुबह तक उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। जब सभी लोग सो रहे थे तभी एक नकाबपोश आदमी चुपके से पायलट के पास आता है। वो उसका मुंह दबा देता है और कुछ ही सेकंड में उसकी हत्या कर देता है। अगली सुबह जैसे ही सबकी आंख खुलती है, पायलट की लाश देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे ज्यादा सदमा केविन को लगता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद उसकी हालत सच में सुधर रही थी और शायद वो उन्हें कोई अहम बात बताने वाला था। जांच करने पर डॉक्टर केविन बताते हैं कि उसके शरीर में न कोई जहर है और न ही किसी संक्रमण का निशान, यानी उसकी मौत बिल्कुल प्राकृतिक नहीं थी। अब सभी को पछतावा होने लगता है कि रात में किसी को उसकी निगरानी करनी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार वो पायलट की बॉडी को भी एयर होस्टेस के पास एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, ताकि अगर कभी रेस्क्यू टीम पहुंचे तो दोनों की बॉडी उनके परिवारों तक पहुंचाई जा सके। किसी का ध्यान नहीं जाता कि पायलट का मोबाइल उसकी जेब से नीचे गिर चुका था। तभी डैनी चुपके से वो फोन उठा लेता है। जब एमी उससे पूछती है तो वो कहता है कि अभी ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। इसके बाद डैनी अकेले पायलट की बॉडी के पास जाता है और फिंगरप्रिंट लॉक खोलने के लिए उसका एक अंगूठा काट लेता है। दूसरी तरफ डेविड और लीजा आपस में बात कर रहे होते हैं। लीजा कहती है कि उन्हें बहुत सावधान रहना होगा और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी उसे एहसास होता है कि शायद कोई उनकी बातें सुन रहा है और वो तुरंत चुप हो जाती है। उधर क्रिस्टी एमी से कहती है कि उसे यकीन है वो और डैनी हनीमून पर नहीं जा रहे। आखिरकार एमी सच बता देती है। वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, जबकि डैनी उनके घर का ड्राइवर था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, इसलिए दोनों सब कुछ छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे और हनीमून की कहानी सिर्फ लोगों का शक दूर करने के लिए बनाई गई थी। इसी बीच कार्लोस सबके लिए एक अच्छी खबर लेकर आता है। उसे प्लेन के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिल गया था। उसका कहना था कि अगर वो इसे ठीक करके पहाड़ की चोटी पर ले जाए तो शायद इसका सिग्नल बाहर तक पहुंच जाए और रेस्क्यू टीम उनकी लोकेशन ट्रैक कर सके। कार्लोस बताता है कि उसका पिता एक इलेक्ट्रिशियन था। उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें ठीक करना अपने पिता से सीखने को मिली थी। हालांकि उसका सपना हमेशा एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का था। जैक उसकी बात सुनकर कहता है कि आज वो जीपीएस डिवाइस ठीक करे और कल सुबह सभी लोग उसे लेकर पहाड़ की चोटी पर जाएंगे ताकि मदद के लिए सिग्नल भेजा जा सके। लेकिन तभी लीजा एक बुरी खबर देती है। प्लेन में बचा हुआ लगभग सारा खाना गायब हो चुका था। सिर्फ एक दिन में ही 3 दिन का राशन खत्म हो जाना साफ बता रहा था कि किसी ने जानबूझकर खाना चुराया है। जैक और क्रिस्टी तुरंत प्लेन की तलाशी लेने लगते हैं। तभी जैक नोटिस करता है कि क्रिस्टी किसी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर की तरह सबूत ढूंढ रही है। पूछने पर क्रिस्टी सच बता देती है कि वो कोई ट्रैवल व्लॉगर नहीं बल्कि एक खोजी पत्रकार है जो अलग अलग देशों में जाकर गैंग और अपराधियों का पर्दाफाश करती है। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि अगर फ्लाइट में कोई अपराधी हो तो उसे नुकसान न पहुंचाए। खाने और पानी की कमी को देखते हुए कार्लोस जीपीएस ठीक करने में लग जाता है, जबकि बाकी लोग जंगल में खाने और पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें नीले रंग के मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी तुरंत सबको रोक देती है और बताती है कि ये बेहद जहरीले हैं और कुछ ही घंटों में किसी की जान ले सकते हैं। वो ये भी बताती है कि ऐसे मशरूम अक्सर पानी वाली जगहों के आसपास उगते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सच में एक तालाब मिल जाता है, लेकिन उसका पानी गंदा था। सभी लोग सोचने लगते हैं कि इसे पीने लायक कैसे बनाया जाए। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग दौड़कर वापस पहुंचते हैं और देखते हैं कि डेविड ने अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार कर लिया है ताकि सबके खाने का इंतजाम हो सके। तब पता चलता है कि डेविड और लीजा के पास शुरू से ही एक राइफल थी जिसे उन्होंने सबसे छिपा कर रखा था ताकि कोई घबरा न जाए। बंदर का मांस पकाया जाता है। वहीं जैक और क्रिस्टी तालाब के पानी को साफ करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। कम से कम उस दिन के लिए खाने और पानी की समस्या हल हो जाती है। लेकिन एमी बंदर का मांस खाने से मना कर देती है, इसलिए डेविड उसका हिस्सा भी खा लेता है ताकि खाना खराब न हो। खाने के बाद जैक सबको पूछता है कि क्या किसी और ने भी कोई बड़ी बात या सामान सबसे छिपाया है। तब कार्लोस अपना रेसलिंग मास्क दिखाता है और कहता है कि यही उसकी पहचान है। फिर वो सबको भरोसा दिलाता है कि अगर कल जीपीएस चल गया तो जल्द ही मदद पहुंच जाएगी, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं, डेविड की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। वहीं अंधेरे में खड़ा एक रहस्यमयी शख्स सब कुछ देख रहा होता है। वो चुपके से एक सैटेलाइट फोन निकालकर किसी लड़की से बात करता है और कहता है कि हमारी योजना अब तक बिल्कुल सही चल रही है और मैं इसे और तेज कर दूंगा। यानी यात्रियों में से किसी एक के पास शुरू से ही सैटेलाइट फोन था और शायद वही इस
पूरी साजिश के पीछे था। अगली सुबह सभी लोग लीजा की चीख सुनकर जागते हैं। डेविड रात में मर चुका था। केविन उसकी जांच करके बताते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है, जिससे साफ लगता है कि उसे जहर दिया गया था। शायद किसी ने जंगल में मिले जहरीले मशरूम को उसके खाने में मिला दिया था। ये सुनते ही लीजा टूट जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि कोई उन्हें एक एक करके मार रहा है। फिर वो सबके सामने एक और सच बताती है। उसके मुताबिक पायलट की मौत भी प्राकृतिक नहीं थी। उसने खुद देखा था कि किसी ने उसका दम घोंट कर उसे मारा था, लेकिन उसने उस समय ये बात इसलिए छिपा ली ताकि सबके बीच दहशत और लड़ाई न शुरू हो जाए। अब उसे याद आता है कि उसने ये बात डेविड को बताई थी और उसी वक्त उसे महसूस हुआ था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। यानी जिसने उनकी बातचीत सुनी उसी ने डेविड को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुका था। अब सभी को समझ आ जाता है कि जब वो जहरीले मशरूम के पास खड़े थे तभी किसी ने चोरी छिपे उनमें से कुछ तोड़ लिए थे और रात में डेविड के खाने में मिला दिए। सबसे डराने वाली बात ये थी कि डेविड ने एमी का हिस्सा भी खाया था, यानी असली निशाना शायद एमी थी, लेकिन गलती से डेविड मर गया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कातिल कौन है? क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि प्लेन क्रैश होना और एक एक करके लोगों की मौत होना कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई एक खतरनाक साजिश थी। इसी दौरान डैनी वो मोबाइल निकालता है। उसमें रिकॉर्ड आखिरी वीडियो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पायलट साफ कह रहा था कि इस फ्लाइट में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है और प्लेन का हादसा कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझ कर कराया गया था। अब सभी को यकीन हो चुका था कि उनके साथ एक बेहद खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच कार्लोस सबको खुशखबरी देता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर लिया है। अब बस उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर चालू करना था, लेकिन हालात ऐसे थे कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। इसलिए फैसला हुआ कि जैक कैंप पर रुककर निगरानी करेगा, जबकि कार्लोस, केविन और क्रिस्टी जीपीएस लेकर पहाड़ पर जाएंगे। अगर उन तीनों में से कोई कातिल हुआ तो बाकी दो उसे संभाल लेंगे। रास्ते में कार्लोस च्यूइंग गम खा रहा होता है। उसकी रैपर देखकर क्रिस्टी समझ जाती है कि ये उसी चोरी हुए खाने का हिस्सा है। अब उसे शक होने लगता है कि खाना भी कार्लोस ने चुराया था और शायद वही कातिल भी हो सकता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुपचाप उस पर नजर रखने लगती है। एहतियात के तौर पर वो जीपीएस भी अपने पास रख लेती है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। तभी अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वो खाई के किनारे लटक जाती है। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जीपीएस भी उसके साथ नीचे गिर सकता था, इसलिए वो पहले किसी तरह डिवाइस को बचाती है। फिर कार्लोस और केविन अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। इस घटना के बाद तीनों का एक दूसरे पर थोड़ा भरोसा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर इनमें से कोई कातिल होता तो आसानी से दूसरे को मरने के लिए छोड़ सकता था। इसके बाद कार्लोस जीपीएस चालू करता है। केविन अपने फोन में नेटवर्क चेक करते हैं, लेकिन अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ यही डिवाइस थी। कुछ देर बाद कार्लोस खुशी से बताता है कि जीपीएस काम करने लगा है और कुछ घंटों में इसकी लोकेशन बाहर तक पहुंच जाएगी। सूरज ढलने लगा था, इसलिए तीनों वापस कैंप की तरफ लौट पड़ते हैं। उधर कैंप में हालात और भी खराब हो चुके थे। लीजा बंदूक पकड़े जैक से दूर रहने को कहती है। पति की मौत के बाद अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा था। दूसरी तरफ डैनी एमी पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो किसी से बात नहीं करेगी, अब सब कुछ वही संभालेगा। लेकिन एमी भी अब डैनी से डरने लगी थी। उसे एहसास हो रहा था कि वो उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। प्यार में उसने बिना सोचे समझे उसके साथ भागने का फैसला किया था, लेकिन अब एक एक करके लोगों की मौत देखकर उसे अपना फैसला गलत लगने लगा था। डैनी भी गुस्से में कहता है कि अगर वो उसके साथ न होता तो एमी कब की मर चुकी होती। कुछ देर बाद कार्लोस, केविन और क्रिस्टी वापस आकर बताते हैं कि जीपीएस चालू हो चुका है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद अगली सुबह तक रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। ये सुनकर सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन किसी के चेहरे पर सुकून नहीं था और हर कोई बस यही सोच रहा था कि सुबह तक जिंदा बचेगा या नहीं। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब कार्लोस अकेले उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। वो अपनी रेसलिंग चैंपियनशिप को लेकर इतना जुनूनी था कि इस मुश्किल वक्त में भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ना चाहता था। अब सबको समझ आ गया कि उसने खाना क्यों चुराया था। वो अपनी डाइट बनाए रखना चाहता था। तभी अंधेरे में उसे एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस आदमी ने कार्लोस का ही रेसलिंग मास्क पहन रखा था। इससे पहले कि कार्लोस कुछ समझ पाता, वो नकाब पोश उसे चाकू मार देता है और कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह कार्लोस कहीं दिखाई नहीं देता। जैक सबको अलग अलग होकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। तभी केविन याद दिलाते हैं कि अगर जीपीएस सच में चालू होता तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। उन्हें क्या पता था कि रात में किसी ने चुपके से जीपीएस की वायर काट दी थी और अब उससे कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा था। केविन और क्रिस्टी दोबारा पहाड़ की तरफ जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे गिद्ध एक ही जगह मंडरा रहे हैं। दोनों तुरंत उस दिशा में भागते हैं और वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। कार्लोस की लाश वहीं पड़ी थी। किसी ने रात में उसकी हत्या करके शव वहां फेंक दिया था। दोनों वापस कैंप आते हैं और सबको कार्लोस की मौत की खबर देते हैं। अब शक सीधे डैनी और एमी पर जाता है, क्योंकि रात में कार्लोस उन्हीं के पास सोया था। डैनी खुद को बचाने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगा। लेकिन अब हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर उनके बीच सच में कोई कातिल है तो उसका मकसद क्या है और वो एक एक करके सबको क्यों मार रहा है। तभी लीजा बताती है कि रात में उसकी बंदूक की लगभग
सारी गोलियां भी चोरी हो गई हैं। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची है। उसी वक्त केविन एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं। जब उन्होंने डैनी का इलाज किया था तब उन्होंने उसकी पीठ पर गैंग का टैटू देखा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि एमी को भी डैनी के इस अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था। बस यहीं से डैनी पर शक पहले से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। डैनी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसकी पीठ पर बना गैंग का टैटू उसने अपनी मर्जी से नहीं बनवाया था। जेल में एक झूठे केस के दौरान उसे जबरदस्ती ये टैटू बनवाया गया था। बाहर आने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की। फिर एमी के परिवार के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। वो मानता है कि शुरुआत में उसे एमी के पैसों से मतलब था, लेकिन बाद में उसे उससे सच में प्यार हो गया और अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो कसम खाकर कहता है कि वो कातिल नहीं है। रात होते होते मौसम अचानक बिगड़ जाता है। तेज बारिश और भयंकर तूफान शुरू हो जाता है, इसलिए सभी लोग भागकर वापस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं। तभी तेज हवा की वजह से प्लेन की छत का एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है। उसके साथ कुछ बड़े बड़े बैग भी नीचे आ गिरते हैं। जैक जब बैग खोलता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वो बैग सफेद पैकेटों से भरे हुए थे। डैनी एक नजर में पहचान जाता है कि ये करोड़ों की ड्रग्स हैं। अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एयरलाइन यात्रियों की फ्लाइट की एड में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। सस्ते टिकट भी उसी प्लान का हिस्सा थे। अपने पुराने गैंग के अनुभव से डैनी समझ जाता है कि प्लेन का क्रैश होना कोई हादसा नहीं था। किसी ने इस पूरे ऑपरेशन को छिपाने के लिए सब कुछ प्लान किया था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर कातिल सिर्फ ड्रग्स चाहता है तो वो एक एक करके लोगों को क्यों मार रहा है? इसी बीच एमी घबरा जाती है और डर के मारे जंगल की तरफ भाग जाती है। डैनी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। केविन सबको अकेले बाहर न जाने की चेतावनी देते हैं। तभी लीजा अपनी बंदूक लेकर एमी को ढूंढने निकल जाती है। तेज बारिश और तूफान की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक पीछे से नकाबपोश कातिल लीजा पर हमला कर देता है और उसे कई बार चाकू मारता है। मरते वक्त लीजा उसकी शक्ल देखने के लिए मास्क उतारने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है और वहीं दम तोड़ देती है। अगली सुबह लीजा की लाश देखकर सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। अब साफ था कि कातिल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तभी क्रिस्टी अचानक जैक पर बंदूक तान देती है। वो बताती है कि उसे जैक के बैग में लीजा की चोरी हुई गोलियां और एक सैटेलाइट फोन मिला है। उसके लिए अब जैक ही सबसे बड़ा संदिग्ध था। जैक अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है। वो मानता है कि उसने गोलियां जरूर ली थी क्योंकि उसे लीजा पर शक था और वो सबकी सुरक्षा चाहता था। लेकिन सैटेलाइट फोन उसका नहीं था। उसके मुताबिक असली कातिल ने उसे फंसाने के लिए वो फोन उसकी बैग में रखा था। केविन कहते हैं कि पहले फोन से मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि फोन पासवर्ड से लॉक है। चूंकि फोन जैक के बैग से मिला था इसलिए सभी को लगता है कि पासवर्ड वही जानता होगा। जैक बार बार कसम खाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। गुस्से में डैनी उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन केविन उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं अगर इसे अभी मार दिया तो पासवर्ड कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद सब लोग जैक को रस्सियों से बांध देते हैं। केविन उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जैक फिर भी कुछ नहीं बताता तो केविन उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और उसके नाखून तक उखाड़ देते हैं। उधर क्रिस्टी, डैनी और एमी दोबारा पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि जीपीएस की वायर किसी ने जानबूझकर काट दी थी। क्रिस्टी तुरंत उसे जोड़ देती है। इस बार डिवाइस सही से काम करने लगता है और उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाती है। उधर अमेरिका में कई दिनों से इस फ्लाइट के गायब होने पर हड़कंप मचा हुआ था। सरकारी इन्वेस्टिगेटर क्लेयर एयरलाइन कंपनी पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है, लेकिन कंपनी की मैनेजर कोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो जितनी चाहे जांच कर ले क्योंकि प्लेन अमेरिका की सीमा से बाहर गिरा है और वहां सिर्फ मैक्सिकन सेना ही पहुंच सकती है। तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। क्लेयर जैक की पत्नी निकलती है। असल में जैक एक सीक्रेट मिशन पर था और उसी ड्रग्स स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा था। यानी अब ये लगभग तय हो चुका था कि जैक कातिल नहीं हो सकता, लेकिन जंगल में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी यही लगता था कि वही हत्यारा है। उधर क्रिस्टी अकेले जैक के पास जाती है। अब उसे भी महसूस होने लगता है कि शायद जैक सच बोल रहा है। जैक उससे कहता है अगर मैं ही कातिल होता तो सिर्फ गोलियां नहीं पूरी बंदूक चुरा लेता और तुम सबको कब का खत्म कर चुका होता। जैक की बात सुनकर क्रिस्टी पहली बार उसकी बात पर भरोसा करने लगती है। क्रिस्टी चुपके से जैक की रस्सियां खोल देती है और उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग जाए। अगली सुबह जब बाकी लोगों को पता चलता है कि जैक गायब है तो सब घबरा जाते हैं। क्रिस्टी अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। डैनी और एमी को डर लगने लगता है कि कहीं जैक ही कातिल ना हो और अब बदला लेने वापस आए। वहीं केविन सबसे ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही जैक को सबसे ज्यादा यातना दी थी। हालात बिगड़ते देख डैनी फैसला करता है कि वो एमी को लेकर बाकी लोगों से अलग हो जाएगा। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं था। क्रिस्टी उसे बहुत समझाती है कि अगर सब अलग हो गए तो कातिल एक एक करके सबको आसानी से मार देगा, लेकिन डैनी उसकी एक नहीं सुनता और एमी को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैक भी जंगल में छिपकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगता है क्योंकि अब क्रिस्टी को छोड़कर बाकी सभी उसे ही कातिल समझ रहे थे। डैनी एमी को दिलासा देता है कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। इसी बीच जीपीएस का सिग्नल आखिरकार एक्टिव हो जाता है और मैक्सिकन सेना उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है। कुछ ही देर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जंगल की तरफ रवाना कर दिया जाता है। उधर डैनी और एमी अकेले बैठे होते हैं कि तभी अचानक जंगल में कई गोलियों की आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनते
सुनते ही बाकी लोग भागते हुए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। डैनी और एमी दोनों जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। किसी ने पीछे से गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी। अब पूरे जंगल में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे थे, क्रिस्टी, केविन और जैक। तीनों एक दूसरे को शक और डर भरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि असली कातिल इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है। उधर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लगातार उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन असली कातिल कौन है और इस पूरे प्लेन क्रैश के पीछे किसका दिमाग था, ये सब पता चलेगा कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली सभी नई मूवी रिकैप सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।